जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए 2014 के चुनाव के पहले एक नारा आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा और आज भी वो कान पे गूंजता है। मोदी जी मन से कहा करते थे अच्छे दिन, और जनता की तरफ से आवाज आती थी आएंगे। और जनता को एक स्वामी रामदेव के माध्यम से और एक अन्ना हजारे के आंदोलन के माध्यम से ये बता दिया गया था कि कांग्रेस की सरकार बड़ी भ्रष्ट सरकार है और मोदी जी आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अब जनता तो जनता है, जनता ने उस बात पे विश्वास कर लिया, उस जुमले पे विश्वास कर लिया। अच्छे दिन के इंतजार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में चुनाव जिता दिया, 2019 में भी जिता दिया और अच्छी तरह से जिता दिया। उन्हें लगा कि शायद 2014-19 के बीच में अच्छे दिन नहीं आया, 2019 का खैर उसके बाद और भी कारण रहे। 2019 में एक पुलवामा कांड हुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ और उसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जनता में एक नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। 2024 के चुनाव में तब तक शायद जनता की नींद खुल चुकी थी, जनता को संविधान की भी चिंता हुई, लोकतंत्र की भी चिंता हुई। 10 साल बीत गए थे, लोगों को लगा कि शायद ये एक जुमला था कि अच्छे दिन आएंगे, जैसे ये जुमला था कि साहब 15 लाख आएंगे। बाद में कह दिया अमित शाह जी ने ये सब तो जुमले चलते रहते हैं चुनाव में और हमारे बहुत ज्यादा वादों में विश्वास मत करो, हम जुमले देते रहते हैं। खैर, जनता ने यह सोचा था कि उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वास्तविकता में अगर विश्लेषण करें आप पिछले 11 साल का, तो आपको लगेगा कि अच्छे दिन आने थे कुछ पूंजीपतियों के और गिने चुने पूंजीपतियों के, सारे पूंजीपतियों के नहीं, मध्यम वर्ग के पूंजीपतियों के नहीं, कुछ लोगों के अच्छे दिन आने थे। देश का जो ऋण भार था, माने जो डेट हमने ले रखे थे, वो 4 गुने बढ़ गए। बार बार आप सुन चुके हैं, 52 लाख करोड़ से 2,40,00,000 करोड़ हो गए, 240 लाख करोड़ हो गए। तो एक ये लगा लोगों को कि भाई जब हमारे डेट बढ़ रहे हैं, जब हमारे लोन बढ़ रहे हैं, तो हमारा जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रहा है? अब जीडीपी तो बढ़ना चाहिए भाई। अगर आप अपने धंधे में लोन ले लें, बिना लोन के इंडस्ट्री चलाएं, 1 करोड़ के टर्नओवर हो, 10 लाख का प्रॉफिट होता है, घर के खर्चे निकल रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ का ही टर्नओवर रहे और लोन और 5 करोड़ का ले लें तो कैसे होगा? रिपेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक वाले आके ताला लगा देंगे और आपका इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए अब आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का भी पेमेंट करना होगा क्योंकि आपने लोन ले रखा है। तो जीडीपी तो हमारी वही 7% बनी हुई है पिछले 15-20 साल से, लोन हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, एक आर्थिक स्थिति और अच्छे दिन का नजरिया तो आप लोगों ने देख लिया, जो बार बार हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया। अच्छा, इसके बाद किसानों ने देखा कि भाई उनकी एमएसपी तो उनको मिल नहीं रही, लागत तो उनको मिल नहीं रही, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है और दाम मिल नहीं रहे। जैसे महाराष्ट्र के अंदर आप सुन रहे होंगे, फील्ड में जब भी कोई जर्नलिस्ट जाता है तो वहां किसान कहते हैं कि भाई जो आज से 10 साल पहले सोयाबीन के दाम हमको 4,000 रुपए मिल रहे थे, आज भी 4,000 मिल रहे हैं। और फर्टिलाइजर की बोरी 50 किलो से 45 किलो की हो गई, हर चीज में जीएसटी लग गई, खाद हमको मिल नहीं रही, बीज हमको मिल नहीं रहे, बिजली महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई, लेकिन दाम हमारे वही के वही। तो हमारी तो बिल्कुल दुनिया उजड़ गई। अच्छा, नौकरियां बच्चों को मिल नहीं रही और जीडीपी वही अपना कांस्टेंट है। तो ये अब लोगों को चिंता हुई कि वास्तविकता में जो कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन पूंजीपतियों के आने थे, कुछ गुजरातियों के आने थे। बाकी पूरे भारतवर्ष के अंदर अच्छे दिन की जो कल्पना लोगों ने की थी वो जुमला था। खैर, अब जब ये सोशल मीडिया पे सब चर्चा होती थी तो भक्तगण एक पोस्ट डाला करते थे, कहते थे देखो कारों की शोरूम में कितनी भीड़ है, बाजारों में कितनी भीड़ है, पिक्चर हॉल में कितनी भीड़ है, रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ है, और इसका माने लोगों का पैसा है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मध्यम वर्ग और जो निम्न मध्यम वर्ग है झूठ बोलता है, पैसे की कमी कोई नहीं है। लेकिन जो उसका असली कारण था, अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, असली कारण यह था कि देश की जनसंख्या है 140 करोड़। 140 करोड़ में से करीब करीब डीमैट अकाउंट्स हैं करीब 9-10 करोड़, मैंने 10 करोड़ 9-10 करोड़ लोग ऐसे हैं
जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, लोगों के पास क्योंकि विकल्प नहीं था कि जो पैसा बचता था, जो भी बचता था, कुछ लोगों का तो बचता ही था, ये तो है नहीं कि हर आदमी शेयर मार्केट में, क्योंकि 140 करोड़ में से केवल 8-9-10 करोड़ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों में तनख्वाह ले रहे हैं, लाखों में ले रहे हैं। अच्छा, सरकारी अधिकारी हैं, घूस भी ले लेते हैं और बाकी तनख्वाह भी उनकी अच्छी है, पेंशन भी अच्छी है। तो अच्छी खासी संख्या है जिनके पास शेयर मार्केट में निवेश करने का विकल्प भी है, और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था जिसमें पैसा लगाते, तो शेयर मार्केट में भरपूर पैसा आया। अच्छा, शेयर मार्केट में न केवल भरपूर पैसा आया, शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिया। अगर आप देखें, कोविड पीरियड में शेयर मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, और शेयर मार्केट के बाद जो पुरान जहां से गिरा था वहां से भी आगे बढ़ गया, तो लोगों ने 25-30% का प्रॉफिट कमाया। तो पिछले 3 साल जो बीते हैं, इसमें देश के अगर 140 करोड़ लोगों में से 9-10 करोड़ लोग, जिनके अगर परिवारों को जोड़ लिया, जो करीब करीब 1/5 भाग की जनसंख्या तो ऐसी है जिसने शेयर मार्केट में अगर 3-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया, तो आज उसकी संपत्ति करीब करीब डबल हो गई 3-4 साल में, वरना तो 7-8 साल लगते हैं संपत्ति को डबल होने में। तो ये जो वर्ग था, ये जो 30-40 करोड़ लोग थे जिनकी इनकम बढ़ी थी, और पूंजीपतियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ से बढ़ के 20 लाख करोड़ हो गया। अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे बड़े पूंजीपति बन गए। माने शेयर मार्केट में जो भी था उसने पैसा कमाया। तो इस वर्ग का तो अच्छे दिन आए, लेकिन अब वो बुरे दिन भी शुरू हो गए। सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई, अब भक्त क्या जस्टिफिकेशन देंगे, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका के अंदर और दूसरे देशों के अंदर ब्याज दर को कम किया जा रहा है क्योंकि महंगाई दर कम हो गई है, भारतवर्ष के अंदर जो अभी नया आंकड़ा आया उसके हिसाब से जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.02% हो गया है, और बैंक का ब्याज दर भी 6% का है। इसका माने बैंक में पैसा लगाना तो मूर्खता हो गई है। अच्छा, ये आशा कर रहे थे लोग कि विदेश में जैसे ऋण ब्याज दर कम होगी तो भारत में भी कम होगी, तो शायद शेयर मार्केट को फायदा होगा। अगर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया तो ब्याज दर कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो शेयर मार्केट को, अच्छा, पिछले 2-3 महीने से लगातार जो विदेशी निवेशक हैं वो शेयर मार्केट में बिकवारी कर रहे हैं, रोज 3-4 हजार करोड़ की, और इंडियन इंस्टीट्यूशन, यूटीआई और एलआईसी और बाकी म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट को गिरने से रोक रहे हैं। लेकिन पिछले 1 हफ्ते के अंदर क्या हुआ है, मार्केट दनादन रोज कीर्तिमान बना रहा है, टूटता जा रहा है। आज भी करीब 2.5% गिरा है, कल भी ऐसे ही 1.5-2% गिरा था। तो हर आदमी जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, जिसने पिछले 3-4 साल के अंदर भरपूर पैसा कमाया है, वो उसी में वो कार खरीद रहा था, उसी में वो बाजार में घूम रहा था, उसी में वो रेस्टोरेंट में जा रहा था, वही आदमी जो है दिखा रहा था कि उसका पैसा है। मैंने एक बड़ा वर्ग अगर 1/4 भाग, बाकी तो देखिए 3/4 भाग तो ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज पे निर्भर है, तो 1/4 भाग के बाद भरपूर पैसा था, शेयर मार्केट में 25-30% की कमाई करता था, खूब मस्ती से खर्च करता था। अब ये वर्ग जो है, जो एक बड़ा वर्ग था, अब सबसे ज्यादा पीड़ित है आज की तारीख में। अब वो पैसा भी उनके पास गायब होता चला जा रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट रोज लगातार टूट रहा है। एक रिलायंस पावर की कंपनी थी, वो रोज 5% बढ़ रही थी, लोगों ने खूब पैसा लगाया, हो गया कांड, और आज के तारीख में सेबी ने उस पर निर्णय ले लिया 3 साल तक वो ट्रेडिंग कर नहीं पाएगा, रोज 5% गिर रहा है। कुछ लोग अरबपति बन गए, कुछ लोग बर्बाद हुए। अब सवाल ये है कि अगर 8-9 करोड़ लोग जो 25-30% का प्रॉफिट कमाने की जिनको आदत पड़ गई थी, अब पैसा तो उन्होंने भरपूर लगा दिया शेयर मार्केट में, अब रोज अगर 2-2.5% गिरेगा तो मानी बात है कि पिछला जो उन्होंने कमाया था सारा तो उनका पैसा गायब हो गया। अब पूंजीपतियों को तो अंतर पड़ता नहीं हो, तो सट्टेबाजी, ब्लैक मनी, हवाला रैकेट, मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हैं। अब छोटा निवेशक क्या करे? तो अब जो मैं देख रहा हूं कि जो अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे दिन आने की संभावना दिख रही। भगवान करे जो मैं कह रहा हूं गलत हो जाए, ऐसा ना हो। लेकिन जिस प्रकार से विदेशी निवेशक शेयर मार्केट में पैसा निकाल रहे हैं, और जिस प्रकार से भारतीय निवेशक म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा लगा रहा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, और जिस प्रकार से शेयर मार्केट बुरी तरह से टूट रहा है, तो ये देश का, वो समाज का वो अंग जो कि करीब 20% है टोटल देश की पॉपुलेशन का, जो शेयर मार्केट के बढ़ने की वजह से मार्केट में परचेसिंग कर रहा था क्योंकि उसके पास सरप्लस मनी था, अगर इस प्रकार से लॉस को झेलेगा और इसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और ये मार्केट में आके खरीदारी नहीं करेगा, तो मेरे देश की जीडीपी जो 7.5% 6.5% के आसपास झूल रही थी, इतने सारे विदेशी ऋण लेने के बावजूद, अगर परचेसिंग पावर इस वर्ग की भी खत्म हो जाएगी जो आज की तारीख में 10 साल से थोड़ी इकोनॉमी को संरक्षण दिए हुए था,
तो मेरे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, देश की जीडीपी का क्या होगा, देश में जो विदेशी ऋण ले रखे हैं उनका भुगतान कैसे होगा जब देश के अंदर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। फिर ऊपर से सोने में सुहागा डोनाल्ड ट्रंप आ गए, वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे निर्यातों पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो मुझे देखिए, अब ये एक बुरी आदत है, अध्यापक हूं तो और विश्लेषक भी हूं और मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं और फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, तो मजबूरी है मेरी, जो दिल में आता है बोलना पड़ता है, चाहे मुझे लगता है कि ये नेगेटिव चीज है, लेकिन सच्चाई है, इसलिए सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। ये महाराज शेयर मार्केट में बड़ा पैसा आपने 3-4 साल में कमा लिया, अब लग रहा है मेरा भी पोर्टफोलियो टूट गया, मुझे भी भयंकर नुकसान हो गया है, आपको भी हुआ होगा। इसका मतलब यह है कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सबके बुरे दिन आ गए हैं। एक नोटबंदी के माध्यम से सुना है कि विश्व की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जो हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से नोटबंदी में अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया था, उस पर एक पाठ्यक्रम चालू कर दिया गया है। तो जरा देखते रहिए, समझते रहिए, अपने पैसे की रक्षा करते रहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे दिन जरूर आ गए हैं या आने वाले हैं, भगवान करे ऐसा न हो। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।